दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के लिए दोनों गठबंधनों की तरफ से अब सबके उम्मीदवार करीब करीब सेट हो गए हैं। कुछ कैंडिडेट के नाम वापसी की प्रक्रिया चल रही है कि आखिर कैसे फ्रेंडली फाइट से बचा जाए, लेकिन नाम वापसी की औपचारिक तारीख निकल चुकी है। बागी दोनों तरफ से है, चुनाव लड़ने के आकांक्षियों की भरमार दोनों तरफ से है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता विरोधी रुझान साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, एंटी इनकम्बेंसी की बातें कही जा रही थी, सवाल यह उठता है कि महाविकास अघाड़ी जिसको सत्ता का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है, उस महाविकास अघाड़ी में कमजोर कड़ी कौन साबित हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दर्शक कहते हैं कि हरियाणा में तो आप लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें दिखाई, नतीजे अपेक्षित नहीं आए। तो पहली बात मैं अपने दर्शकों के सामने साफ कर दूं कि मशीनों के सहारे चलने वाले लोकतंत्र की बहुत सारी चीजों को मैं खुद भी नहीं जानता कि कैसे होता है, वो आपके सामने नहीं बता सकता। जो जानता हूं वही बता सकता हूं। और महाराष्ट्र में जो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक कमजोर कड़ी के तौर पर सामने आ रही है। और कमजोर कड़ी कैसे? अपने सबसे बड़े गढ़ विदर्भ में जिस प्रकार से उसने 40 से ज्यादा सीटें ली और जिस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन किया गया है, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है, कई सारे सवाल खड़े करता है। विदर्भ के अलावा दूसरे इलाकों में भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अपेक्षा के अनुरूप नहीं बताए जा रहे। और ये ऐसे हालात में हो रहा है जब दूसरी तरफ एनसीपी, जो कांग्रेस से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शरद पवार की एनसीपी, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी शिवसेना यूबीटी, वो भी कांग्रेस से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन उन दोनों ने जितनी शानदार फील्डिंग सजाई है, जितना बेहतरीन क्षेत्र रक्षण सजाया है, अपने फील्डर्स को यानी अपने कैंडिडेट को मैदान में जिस ढंग से प्लेस किया है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरह से करने में कामयाब रही है? एक छोटी सी कमजोर कड़ी पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकती है। जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि एक छोटी सी गलती, एक एलन डोनाल्ड ने दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से वर्ल्ड कप को बाहर निकाल दिया था, सबने देखा था, वो सेमीफाइनल का रन आउट। तो क्या इस महाराष्ट्र के सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी ऐसी ही भूमिका निभाने जा रही है? कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को लेकर महाविकास अघाड़ी के अंदर माथापच्ची की स्थिति है। खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में, क्या 145 सीटें जो बहुमत के लिए चाहिए, 288 सदस्यों की विधानसभा में जो 145 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, क्या उन 145 सीटों का जुगाड़ उद्धव ठाकरे और शरद पवार को अपनी पार्टियों के बूते ही करना होगा? सीट लेने के मामले में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रही है, बिल्कुल बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह, जब तेजस्वी यादव सत्ता के बेहद करीब पहुंचकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी थी। जिद करके कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें ली थी, जीती कितनी? 19 सीटें। और तेजस्वी यादव सत्ता कितने से चूके? केवल 8 सीटों से। यानी कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बिहार में बेहद खराब था। 70 में 51 सीटें कांग्रेस पार्टी गंवा बैठी थी। क्या महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को ज्यादा सतर्कता दिखानी होगी? शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये दोनों कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? लगभग 250 सीटों पर। लेकिन उनके अलावा भी सीटें हैं, 180-82 सीटों पर ये दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी 100-105 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी के जिम्मे है। तो क्या उन 105 सीटों के अलावा बहुमत का जुगाड़ यहीं से करना होगा? महाराष्ट्र में जिस प्रकार की आंधी चल रही है, वहां के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, इन दोनों की सीटों का आंकड़ा यदि 70 पार कर जाए, यानी ये दोनों ही पार्टियां 70 या उससे ऊपर पहुंच जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सबको आशंका कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर है। और कांग्रेस के बारे में एक बड़ी दिक्कत महाराष्ट्र में यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला कर रही है।
और कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला आपने हरियाणा में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा, गुजरात और राजस्थान में भी देखा। जहां भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता है वहां अक्सर कांग्रेस पार्टी मात खा जाती है। यह हालिया ट्रेंड है। तो क्या इस ट्रेंड को बदलने की शुरुआत हो रही है? क्या महाराष्ट्र का जनमत, जो एक आंधी की तरह दिखाई दे रहा था कुछ दिनों पहले कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, गुजरात लॉबी के साए में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी का आरोप झेल रही बीजेपी, महाराष्ट्र के जनमत के सामने टिक नहीं पाएगी जो कहा जा रहा था, क्या कांग्रेस की कमजोर कड़ी का फायदा उठाते हुए महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की स्थिति में आ गई है? जब चुनाव एक ऐसे दौर में हो रहा हो, जब चुनाव कराने वाली संस्था के ऊपर, संवैधानिक संस्था के ऊपर इस देश का विश्वास डोल रहा हो, हमारे दर्शक जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, हम उसे ही आधार मानते हैं कि इस देश की जनता का राजीव कुमार के आयोग पर कितना भरोसा बचा है। और बहुत साफगोई के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हमारे दर्शकों के कमेंट एक पैरामीटर है तो उस पैरामीटर पर इस संस्था से भरोसा लोगों का उठ रहा है। तो पहली बात तो ये कि चुनाव कराने वाली संस्था पर से लोगों का भरोसा डिग जाना। दूसरा, मशीनी लोकतंत्र की व्यवस्था में मशीन के ऊपर लोगों का भरोसा डिग जाना। तीसरा, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का अपने हाथ में ना होना, क्योंकि सत्ता अभी मौजूदा समय में किसके पास है? महायुति के पास है, एकनाथ शिंदे के पास है, नरेंद्र मोदी की पार्टी सत्ता में भागीदार है, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पास है। तो मशीनी लोकतंत्र में भरोसा न होना नंबर 1, राजीव कुमार के आयोग पर लोगों का भरोसा डिग जाना नंबर 2, प्रशासनिक मशीनरी का अपने हाथ में ना होना नंबर 3। तो आपके हाथ में क्या था? आपके हाथ में था जनता का भरोसा और जनता के भरोसे के साथ साथ उस भरोसे पर खरा उतरने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसके साथ न्याय किया है? जरा महाराष्ट्र की जमीन पर उतर करके लोगों से फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए, तब पता चलता है कि महाराष्ट्र में जितनी शानदार प्लेसमेंट उद्धव ठाकरे ने की, जितने जबरदस्त तरीके से शरद पवार ने अपने 80-85 कैंडिडेट की फील्डिंग सजाई है, कांग्रेस पार्टी उसका 25% भी दिखाई नहीं दे रही, 1/4 भी अपने फील्ड प्लेसमेंट में दिखाई नहीं दे रही है। संगठन लचर, करिश्माई व्यक्तित्व का जहां तक सवाल है तो वो गठबंधन के साथियों पर निर्भर, यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निर्भर। जमीनी रणनीति का पूरा काम शरद पवार और उद्धव ठाकरे के ऊपर ही निर्भर। सहानुभूति की लहर इन्हीं दोनों नेताओं यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में ही। लेकिन सीट ज्यादा लेने की बात थी तो कांग्रेस पार्टी को सबसे आगे, हमें सीटें चाहिए बिहार की तरह। और जब सीटें मिल गई है तो इस विधानसभा चुनाव में बहुत सावधानी के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज की तारीख में जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनता हुआ दिखाई दे रहा था, वो माहौल अब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लेकिन ध्यान रखिए, लोकसभा का चुनाव नहीं, यह विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हुए दिखते हैं तब कई बार लोग कैंडिडेट भूल जाते हैं। कैंडिडेट का बहुत ज्यादा महत्व अधिकांश मामलों में दिखता नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव, जहां विधायकों से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पड़ जाती है, अक्सर लोगों को अपने कामों के लिए राज्य में मंत्रालय में बैठने वाले, विधानसभा में बैठने वाले लोगों के पास दौड़ लगानी पड़ती है। वहां जब कैंडिडेट एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उस परिस्थिति में और बड़ा फैक्टर हो जाता है जिसमें कांग्रेस के पास कोई विश्वसनीय चेहरा महाराष्ट्र में नहीं है, तो कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में जो खबरें आ रही है, क्या उन पर राहुल गांधी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर ध्यान नहीं दिया? क्या नाना पटोले ने उस पर ध्यान नहीं दिया? राहुल गांधी के बारे में खबरें आई थी कि राहुल गांधी कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया से असंतुष्ट है। अब वो कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, खबरों की माने तो असंतुष्ट है। अंदर खाने क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जमीनी हालात यही है कि सबसे बड़े गढ़ विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने हिमालयन ब्लंडर किया है, ज्यादातर सीटों पर ब्लंडर किया है।
आधी से ज्यादा सीटों पर। दूसरे इलाकों में भी ब्लंडर किया है। तो क्या इस ब्लंडर का फायदा कांग्रेस बनाम भाजपा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लेकर चली जाएगी? मत भूलिए कि बीजेपी के बड़े चुनावी रणनीतिकार भूपेंद्र यादव ने राज्य के चप्पे चप्पे में 168 से ज्यादा छोटी छोटी मीटिंग ली है, बंद कमरे की मीटिंग से लेकर ओपन मीटिंग तक। छोटी छोटी संख्या वाली जातियों पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री एक एक समुदाय को खुद देख रहे हैं कि कैसे उसे अपने फोल्ड में लाया जाए। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री की जो भाषा है आज 2 कदम आगे वो बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में आपने ट्रेलर देखा था, इंटरवल के पहले की फिल्म प्रधानमंत्री ने दिखाई थी लोकसभा चुनाव में कि मंगलसूत्र खोल कर ले जाएंगे, भैंस खोल कर ले जाएंगे। और आज तो झारखंड की चुनावी सभा में यह भी कह दिया, बेटियों को लेकर भी कह दिया कि उन पर भी खतरा है। तो यह प्रधानमंत्री की विशिष्ट शैली है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में मराठी मानुष की एक विशिष्ट शैली है। मराठा आरक्षण का मुद्दा एक मुद्दा बना हुआ है, कुणबी सर्टिफिकेट का मुद्दा एक मुद्दा बना हुआ है। ओबीसी के कोटे में ही मराठों को समायोजित तो नहीं किया जाएगा, यह आशंका ओबीसी वर्ग में बनी हुई है। और इन सब के बीच गुवाहाटी मॉडल और 50 खोके एकदम ओके के कथित नैरेटिव के सहारे बनने वाली सरकार भी इस चुनाव तक संविधान पीठ के फैसले के बाद भी बनी हुई है। तो जब सब कुछ हो रहा है तो क्या यहां अतिरिक्त सावधानी की जरूरत नहीं थी? अब जो हालात महाराष्ट्र में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 62 सीटें विदर्भ की है, उत्तर महाराष्ट्र की सीटें तकरीबन 4 दर्जन है, मराठवाड़ा की सीटें भी तकरीबन 4 से 5 दर्जन है, मुंबई की सीटें, ग्रेटर मुंबई की सीटें 3 दर्जन के करीब हैं, कोंकण इलाके की सीटें भी हैं, खानदेश की सीटें भी हैं। क्या इन सब इलाकों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जब ध्यान दे रहे हो तो उन्हें अब जो हालात बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की सीटों पर भी कमान इन्हें ही लेनी होगी। कांग्रेस पार्टी की सीटों पर भी यदि नाना पटोले, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम के भरोसे कांग्रेस पार्टी रह गई तो पूरी महाविकास आघाड़ी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चुनाव कोई जीते कोई हारे, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता जिसे जिताए। चुनाव प्रक्रिया पर चुनाव के बाद सवाल न उठे, यह लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। यह एक परंपरा सी बन गई है। ठीक है, लोगों की आशंकाएं जायज है, लोगों को सवाल उठाने चाहिए, खुल के उठाने चाहिए। सवाल उठाने की इजाजत हमारा संविधान देता है, लेकिन सवालों के माध्यम से अपनी कमजोरियों को ढकने की इजाजत हमारा संविधान और हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं नहीं देती है। हरियाणा में जो सवाल उठे वो जायज है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने की अपनी कमजोरियां थी, उसे छिपाने के लिए जिस तरीके से सवालों का सहारा लिया गया, उस पर कांग्रेस ही तो पर्दा डाल सकते हैं। भाजपा हारी होती तो भाजपा पर्दा डाल सकती थी। हम पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक का काम उस पर पर्दा डालना नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है। महाराष्ट्र की आज की हकीकत यही है। इस देश की आर्थिक राजधानी, इस देश की जीडीपी में 13% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन रखने वाला, सबसे ज्यादा योगदान देश की सकल घरेलू उत्पाद में देने वाला राज्य, अगर इस तरह की राजनीति से सत्ता के बदलाव की प्रक्रिया जो जनता की चाहत दिख रही है, उसे बदलाव की राह में खड़े राजनीतिक दलों की नाकामी की वजह से अगर उसे गंवाना पड़ता है तो लोकतंत्र के लिए इसे भी शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। आज की तारीख में सवाल अल्पसंख्यक वोटों का नहीं है, सवाल दलित वोटों का भी नहीं है कि प्रकाश अंबेडकर का असर कम हो गया, कांग्रेसी मुगालते में आ गए, महाविकास आघाड़ी वाले मुगालते में आ गए कि सारे वोट इधर आएंगे। लाडली बहना स्कीम भी तो चल रही है। बड़ा सवाल यह है कि लोग लाडली बहना स्कीम के बहकावे में ना आए, यह कोशिश करे महाविकास आघाड़ी। बड़ा सवाल यह है कि मराठी मानुष की अस्मिता का सवाल मराठा समुदाय से आगे निकलकर ओबीसी और दूसरे वर्गों तक भी उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में मराठा और कुणबी समुदाय के बीच में सवाल मौजूद है। मनोज जारंगे पाटिल का आरक्षण आंदोलन मराठा बनाम अन्य की स्थिति पैदा न करे, बल्कि तमाम दूसरे मुद्दों को
चुनाव के वक्त उस मुद्दे के साथ लेकर चले, ये तय करना और ये नैरेटिव सेट करना, ये महाविकास आघाड़ी का काम है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे इन कामों को फिलहाल तो बखूबी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है, वही बात जो मैंने 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाली कही, कि इस गठबंधन में भी डोनाल्ड की भूमिका निभाने वाले प्लेयर मौजूद दिखाई देते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को बदलना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या इस देश के कांग्रेसी कांग्रेस को बदलना चाहते हैं? और कांग्रेसी कांग्रेस को बदलना चाहते तो क्या यही स्थिति होती कि 3 लोकसभा चुनाव से 3 अंकों का आंकड़ा सपना हो गया है? महाराष्ट्र में तो 3 अंकों में सीटें भी मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में महाराष्ट्र में सिर्फ एक चीज में पिछड़ रही है। बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो एक चीज में पिछड़ रही है। जनमत में भारतीय जनता पार्टी को लेकर गुस्सा है। उनके प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र को मिलने वाले थे वो गुजरात और दूसरे भाजपा शासित राज्यों में भेज दिए गए, इसको लेकर गुस्सा है। उनके 2 सबसे बड़े आधुनिक भारत के मराठी आइकॉन बाल ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों को तोड़ा गया, उनके सिंबल को बागी गुट को दे दिया गया, इसको लेकर गुस्सा है। गुवाहाटी मॉडल से लोगों को गुस्सा है और उद्धव ठाकरे की अच्छी भली चल रही सरकार को जिस अंदाज में गिराया गया उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। लेकिन मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक आधार वोट भी है और उस आधार वोटों को वो इस्तेमाल कैसे करती है? एक तो बी सी डी टीम का आरोप उस पर लगता ही है कि चुनाव में कोई बी टीम, कहीं सी टीम, कहीं डी टीम, कहीं तीनों, सबको उतार दिया जाता है। दूसरी तरफ दूसरे के लूप होल्स का फायदा वो कैसे उठाती है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक समुदाय विशेष पर ओवर रिलायंस, जरूरत से ज्यादा बड़ी निर्भरता बीजेपी को इस हालात में तो जरूर लेकर आ गई कि काउंटर पोलराइजेशन एक समुदाय के विरुद्ध जो करने की कोशिश कर रही थी उसमें उसे कुछ हद तक कामयाबी मिल जाए, और इसमें वो कामयाब हुई। क्या महाराष्ट्र में ये हालात विदर्भ के इलाके में है? क्या मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी जो मेहनत कर रही है, कोंकण में एनसीपी और शिवसेना यूबीटी जो मेहनत कर रही है, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी, क्या वो मेहनत कांग्रेस पार्टी करती दिख रही है? महाराष्ट्र के चुनाव को सिर्फ ये देख लेना कि बारामती में अजीत पवार बनाम योगेंद्र पवार का मुकाबला किधर जाएगा, ये चुनाव को तय नहीं करेगा। चुनाव को बाकी 287 सीटें भी तय करेंगी। बारामती तो सिर्फ एक सीट है। पश्चिम बंगाल में भी यही कोशिश हुई थी, तो वो गलती बीजेपी कर रही थी। शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी के मुकाबले को सीधे सीधे नंदीग्राम के मुकाबले को बंगाल का मुकाबला दिखाना। ठीक है, नंदीग्राम ममता बनर्जी हार गई थी, लेकिन बंगाल भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई थी, यह भी सबसे बड़ा सत्य है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यही है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन उसे अब करिश्मे पर भरोसा करना होगा शरद पवार के, करिश्मे पर भरोसा करना होगा उद्धव ठाकरे के, सहानुभूति लहर पर भरोसा करना होगा शरद पवार और उद्धव ठाकरे के, माहौल पर भरोसा करना होगा उस पर जो उद्धव ठाकरे की सरकार के गिरने और शरद पवार की पार्टी के टूटने से बना। किसान का मुद्दा है, नाना पटोले ने चिट्ठी लिखी कि कपास का निर्यात रोका जाए ताकि डिस्ट्रेस सेल यानी एमएसपी से कम पर नहीं बेचना पड़े किसानों को। उस चिट्ठी का कोई अमल हुआ? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच पाई? चिट्ठी लिख देने से सियासत होती तो दादा भाई नौरोजी की कांग्रेस चिट्ठी लिखकर ही आजादी ले लेती, निवेदन प्रतिवेदन से ही आजादी ले लेती। जमीन पर लेकर जाने के लिए उस दौर में भी महात्मा गांधी की जरूरत पड़ी थी। आज की कांग्रेस पार्टी निवेदन प्रतिवेदन वाली कांग्रेस और कैंडिडेट सिलेक्शन में हिमालयन ब्लंडर करने वाली कांग्रेस पार्टी के रूप में राज्य दर राज्य आगे बढ़ रही है। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आसपास जो कोटरी है, उस कोटरी पर ये दोनों काफी हद तक भरोसा कर ले रहे हैं और बार बार धोखा मिल रहा है। अब आगे देखते जाइए होता क्या है। फिलहाल जो मुकाबला 80-20 से एक तरफा झुका हुआ नजर आ रहा था महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि बढ़त तो महाविकास आघाड़ी की जरूर है,
शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बूते ही बढ़त है, लेकिन वो बढ़त उतनी बड़ी नहीं है जो 10 दिन पहले दिख रही थी, और जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का रवैया है। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद हमारे बहुत सारे मित्र ये कहेंगे कि टारगेटेड तरीके से कांग्रेस को निशाने पर लिया गया, लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य है जो लोकसभा चुनाव के समय से या उसके भी पहले से दिख रहा है कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टियों का मुकाबला या क्षेत्रीय पार्टियां सीधे सीधे भाजपा के सामने होती है, ज्यादातर मौकों पर वो भाजपा को मात दे देती है। और जहां भी कांग्रेस पार्टी से सीधा मुकाबला होता है, उन राज्यों में भी कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाती लोकसभा चुनाव में जहां उनकी सरकार होती है। मसलन हिमाचल और कर्नाटक इसके उदाहरण है, काफी हद तक तेलंगाना इसका उदाहरण है, 2019 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है, जब राज्य में सत्ता होते हुए भी दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई थी। ये आशंका महाराष्ट्र में कैंडिडेट लिस्ट देखने के बाद बढ़ती जा रही है। आगे देखिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे कितना संभाल पाते हैं, इसी पर पूरा चुनाव निर्भर करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।